हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने होम मैनेजमेंट के क्वेश्चंस की सीरीज चलाई हुई है और उसमें सारे होम मैनेजमेंट को इकट्ठा करके जो हमने एमसीक्यू बनाए हैं जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, आज का पहला क्वेश्चन है, नियोजन किसी भी कार्य का पूर्व निर्धारण, मतलब नियोजन जो है, प्लानिंग जो है, वो किसी भी कार्य का पूर्व निर्धारण है। यह मूल रूप से निर्णय आएगा बच्चों, यहाँ निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, मतलब डिसीजन लेने की एक प्रक्रिया है। भविष्य में, फ्यूचर में प्रभावी एवं मितव्ययी क्रियाओं के लिए आधार प्रदान करती है। यह कथन किसका है? तो बच्चों ये डेफिनेशन दी गई है होम मैनेजमेंट में कि जो प्लानिंग है वो किसी भी कार्य को करने का पूर्व निर्धारण है, मतलब पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है। और यह एक डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की प्रक्रिया है। भविष्य में, फ्यूचर में प्रभावी और मितव्ययी, मतलब आय व्यय का जो संतुलन है वो प्रॉपर तरीके से रहे, मितव्ययता से रहे, क्रियाओं के लिए एक आधार प्रदान करती है, एक बेस प्रदान करती है। यह कथन किसने कहा है, हमसे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडविन फीलियो ने। यह कथन किसका है? एडविन फीलियो की है। ये डेफिनेशन एडविन फीलियो ने दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड है, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, किसे करना है और कब करना है का पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन है। यह कथन किसका है? तो बच्चों आपको पता है, जहां पे का डब्ल्यू की बात हो जाए, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, किसके द्वारा करना है, इसका पहले ही निर्धारण कर लिया जाए, वो हमारा नियोजन होता है, प्लानिंग होती है, जिसमें हम पहले से ही ये निर्धारित कर लेते हैं कि किसके द्वारा किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा। और यह कथन किसका है, ये हमसे पूछा है। तो बच्चों ये कथन है कुंटस डोनेल का। किसका कथन है? परिभाषा दी है कुंटस डोनेल ने, परिभाषा दी है कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है। डेफिनेशन किसकी हो गई? कुंटस डोनेल की। फोर्थ आंसर इसका राइट हो जाएगा। थर्ड है, नियोजन प्रबंधन का किस प्रकार कार्य है। जो नियोजन है, प्लानिंग है, ये मैनेजमेंट का किस प्रकार का कार्य है, मतलब जो हम प्लानिंग करते हैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो वो किस प्रकार का मैनेजमेंट है। तो हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी प्लानिंग करते हैं वो हमारा आधार होता है, वो हमारा बेस होता है। तो आधारभूत प्रक्रिया है और प्राथमिक प्रक्रिया है, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है दोनों। आपको पता है कि जो हम नियोजन करते हैं ये क्यों करते हैं? हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, कम से कम साधनों का प्रयोग करके, समय शक्ति की बचत करके अधिक से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना, ये हमारा प्लानिंग के अंतर्गत आता है। इसके जो चरण होते हैं उसमें जो सबसे पहला आता है हमारा प्लानिंग आता है, उसके बाद नियंत्रण आता है, कंट्रोलिंग आती है, देन मूल्यांकन होता है, इवेल्युएशन करते हैं। तो नियोजन क्या है? मैनेजमेंट का एक आधारभूत बेस है और एक प्राथमिक। आप चरण में देखो तो सबसे पहले आता है और एक प्राथमिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। फोर्थ है, नियंत्रण का उद्देश्य, जो ये कंट्रोलिंग है, इसका उद्देश्य किन साधनों का अधिकतम उपयोग है। तो कंट्रोलिंग जो होता है, इसका जो उद्देश्य होता है वो किन साधनों का अधिकतम उपयोग है। कंट्रोलिंग के द्वारा क्या होता है कि ये हमारी जो प्लानिंग हम करते हैं उसको क्रियान्वित करने का कार्य करता है। कंट्रोलिंग का मुख्य कार्य क्या है? जो भी हमने प्लानिंग की है वो ठीक प्रकार से चले, उसकी गति सुचारू पूर्वक चलती रहे, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये नियंत्रण की मुख्य भूमिका होती है। और जो इसमें साधनों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है उसमें हमारे मानवीय साधन भी आते हैं और बौद्धिक भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। नियंत्रण का उद्देश्य में किन साधनों का अधिकतम उपयोग होता है? तो मानवीय साधनों का भी होता है और बौद्धिक साधन का भी उपयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोनों। फिफ्थ क्वेश्चन है, मूल्यांकन वह तकनीक है, मतलब इवैल्यूएशन जो है ये ऐसी टेक्निक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास
उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिक संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है, यह कथन किसका है? ये मूल्यांकन की डेफिनेशन दी है कि जो इवैल्यूएशन है यह एक टेक्निक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिक संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है। यह डेफिनेशन किसकी है, किसने ये कथन कहा है? तो आप याद रखेंगे कि ये कथन किसका है? ग्रास एवं कैंडल का ये कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है? विनियोग मतलब होता है बचत प्लस व्यय। जो हमने बचाया और जो हमने खर्च करा उसको मिला के बनता है हमारा विनियोग। तो विनियोग इसमें से नहीं है। जीवन बीमा, जीवन बीमा जो होता है इसमें जो हम धन की बचत करते हैं वो अपने भविष्य के लिए करते हैं कि आने वाले समय में जो हमारे पास कोई भी ऐसा समय आए जिसमें हमें पैसों की जरूरत हो, उसके लिए क्या करते हैं हम पॉलिसीज करते हैं, एलआईसी में अपनी बीमा कराते हैं। अल्पकालीन विनियोग, कुछ शॉर्ट टर्म के हमारे विनियोग होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म हम सेविंग्स करते हैं, लाइक बैंक में हमने कर दी, आरडी एफडी चला दी हमने, उसके द्वारा हम अपने पैसों की बचत करते हैं। दीर्घकालीन विनियोग होता है कि हमने कोई प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, हमने प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है। तो इस टाइप से हम अलग अलग टाइप से पैसों का विनियोग करते हैं, मतलब खर्च, अपनी आय को खर्च करने के बाद जो भी हम बचाते हैं एक सेविंग के रूप में जो हम इकट्ठा करते हैं वो हमारा विनियोग होता है। तो विनियोग का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बटुआ। ये बटुआ जो है ये विनियोग के अंतर्गत नहीं आता है। 7th क्वेश्चन है, नमन रिकॉर्डिंग ऑन है। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। हमें कथन दिया है शक्ति व्यवस्थापन से तात्पर्य कार्य में लगने वाली शक्ति की मात्रा को कम व्यय करना है। शक्ति व्यवस्थापन दिया है, एनर्जी मैनेजमेंट की बात की है कि एनर्जी मैनेजमेंट जो है इससे तात्पर्य है कार्य में लगने वाली शक्ति की मात्रा को कम व्यय करना। मतलब जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं अपनी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो वो इस तरह से हो कि उसमें ऊर्जा की कम से कम खपत हो और अधिक से अधिक हमें अपनी लक्ष्यों की प्राप्ति हो। सेकंड दिया है, ये बिल्कुल राइट है। सेकंड दिया है शक्ति व्यवस्थापन से तात्पर्य कार्य में लगने वाले समय की मात्रा को कम करना है। तो बच्चों ये समय व्यवस्थापन के अंतर्गत आता है कि समय व्यवस्थापन से तात्पर्य है कार्य में लगने वाले समय की मात्रा को कम करना। तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। ये तो ठीक है कि शक्ति व्यवस्थापन से तात्पर्य है कार्य में लगने वाली शक्ति की मात्रा को कम व्यय करना, पर ये जो सेकंड इसका कथन दिया है इसमें समय आएगा समय व्यवस्थापन से तात्पर्य कार्य में लगने वाले समय की मात्रा को कम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, क्योंकि इसमें पहला ही कथन ठीक है। शक्ति व्यवस्थापन में ऐसा होता है, पर जो सेकंड पॉइंट है वो शक्ति व्यवस्थापन में नहीं होता, वो समय व्यवस्थापन में होता है कि कार्य में लगने वाली समय की मात्रा को कम करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, केवल 1। किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता का निर्धारण किया जाता है। कोई व्यक्ति है वो काम कर रहा है, उसके कार्य करने की क्षमता का निर्धारण किस तरह से किया जाता है? कोई व्यक्ति है, किसी काम की प्लानिंग उसने बनाई है, वो योजना कर रहा है या अपना घर व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहा है, तो उसमें उस व्यक्ति का क्या योगदान होगा, किस तरह से होगा? तो बच्चों उसमें उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है कि उसने जो चीजें की हैं उसका शारीरिक स्वास्थ्य वो पूरी तरह से ठीक है, अपनी आयु के हिसाब से, अपने लिंग के हिसाब से, उस तरह से, मतलब वो मानसिक रूप से भी ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक है नहीं, मतलब उसकी बौद्धिक क्षमता उसमें ठीक प्रकार से काम कर रही है, उसमें निर्णय लेने की पूरी तरह से शक्ति है या नहीं, या फिर उसने जो योजनाएं बनाई हैं वो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ठीक है कि नहीं, कि हाँ जो उसने योजना बनाई है उससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से जो होता है किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता का जो निर्धारण होता है उसमें उसका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही डिपेंड करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 9th क्वेश्चन है, जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं और स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं तो यह शक्ति व्यवस्थापन, एनर्जी मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है कौन सी व्यवस्था है? तो आपको पता है कि पहली व्यवस्था जो होती है, पहली अवस्था जो होती है जिसमें परिवार का निर्माण होता है,
पहली अवस्था में क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ होते हैं। सेकंड अवस्था में हस्बैंड वाइफ प्लस चिल्ड्रन होते हैं। थर्ड अवस्था में क्या होता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो विद्यालय जाना स्टार्ट कर देते हैं। फोर्थ में क्या होता है कि वो कॉलेज में आ जाते हैं या फिर रोजगार के लिए बाहर निकल जाते हैं। और जो अंतिम होती है फिफ्थ अवस्था, उसमें फिर से हस्बैंड वाइफ रह जाते हैं, वो एक संकुचित अवस्था होती है। तो यहाँ हमसे पूछा था जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं और स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं तो ये शक्ति व्यवस्थापन की कौन सी व्यवस्था है। तो बच्चों देखो ये थर्ड है, ये तृतीय अवस्था होती है जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं और वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी अवस्था है। 10th क्वेश्चन है विरासत में मिली हुई आय होती है। तो बच्चों जो विरासत में मिली हुई आय होती है वो हमारी होती है प्रत्यक्ष आय। ये जो हमारी जो आय होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक हमारी होती है मौद्रिक आय, एक होती है हमारी वास्तविक आय और एक होती है हमारी मानसिक आय। तो वास्तविक आय जो होती है वो प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय दो प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष आय वो होती है जो हमें बिना पैसे खर्च करे ही प्राप्त हो जाती है, जैसे कि हो गई हमारी विरासत में मिली हुई जो पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति आई है, हमारी पैतृक संपत्ति है, वो हमारी विरासत से मिली हुई संपत्ति है। अप्रत्यक्ष आय वो होती है जो हमें मुद्रा पैसे के बदले में प्राप्त होती है या फिर वस्तु या सेवा के बदले में जो हमें मिलेगी वो हमारी अप्रत्यक्ष आय होगी। तो यहाँ हमसे पूछा था कि विरासत में मिली हुई आय है, मतलब विरासत में जो हमें मिली है आय, उसके लिए हमने कोई धन नहीं खर्च करा, वो हमें विरासत में मिली है एक उपहार के तौर में, तो वो हमारी आती है प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत। 11th क्वेश्चन है संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है। तो बच्चों यहाँ बैलेंस चार्ट की बात की है। बैलेंस चार्ट जो होता है ये किसी भी खाते का, मतलब किसी व्यक्ति के बैंक में खाता है उसका पूरा ब्यौरा जानने के लिए, उसके पूरे अकाउंट की डिटेल जानने के लिए ये चार्ट बनाया जाता है। और ये जो चार्ट बनाया जाता है ये साल के अंत में बनाया जाता है, जिससे व्यक्ति के पूरे साल का ब्यौरा हमें पता चल जाए कि किस प्रकार से उसने क्रेडिट और डेबिट किया है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो इस तरह से संतुलन तालिका जो होती है वो साल के अंत में बनाई जाती है। 12th क्वेश्चन है अनिवार्य बचत का उदाहरण है। अनिवार्य बचत का उदाहरण है सामान्य भविष्य निधि है, क्या LIC है, बैंक जमा खाता है या जन भविष्य निधि है। तो बच्चों जो ये अनिवार्य बचत होती है ये हमारी जन भविष्य निधि होती है। ये होती है हमारी जनरल प्रोविडेंट जनरल प्रोविडेंट इनकम होती है। और ये जो होती है ये क्या होती है, जो लोग सरकारी और अर्ध सरकारी संस्था में काम कर रहे होते हैं उनकी आय में से प्रति माह ये काट ली जाती है और बाद में जब वो रिटायर होते हैं तब उनको पेंशन के रूप में या फिर अलग ग्रेजुएट के रूप में ये उनको मिलती है। तो ये जो अनिवार्य आय होती है इसमें व्यक्ति को अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना उसे बचत के लिए कुछ अलग से सोचना पड़ता है। अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सरकारी और अर्ध सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं उनको उनको मतलब उनको लिए कंपलसरी होता है, उनके लिए अनिवार्य होता है। उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से कहे कि नहीं हम नहीं कटने देंगे, बट ये कंपलसरी है। उनकी आय में से ये वाला जो पार्ट होता है ये काट लिया जाता है। जनरल प्रोविडेंट फंड जो होता है ये इनका काट लिया जाता है और बाद में उनको बचत और उनके सेविंग के रूप में उनको मिलता है, जिससे उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है भविष्य में। 13 क्वेश्चन है एंजल के नियम के अनुसार जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है भोजन पर खर्च होने वाला प्रतिशत आय क्या होता है। तो आपको पता है कि जो एंजल हैं इन्होंने उपभोक्ता का नियम दिया था, एंजल ने उपभोक्ता का नियम बताया और इन्होंने क्या कहते हैं इसे 5 वर्गों में बांटा। 5 इन्होंने इसको भोजन वस्त्र शिक्षा
और मकान इस तरह से इन्होंने इसको 5 वर्गों में 5 खंडों में बांटा और 3 वर्ग में इन्होंने डिवाइड किया। एक होता है निम्न वर्ग, एक मध्यम वर्ग बताया इन्होंने, और एक बताया धनी वर्ग। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा भोजन, वस्त्र और शिक्षा। बताया कि जो व्यक्ति है जो निम्न वर्ग का है वो भोजन पर खर्च करता है 65% निम्न वर्ग खर्च करता है, और यहाँ पे करता है 60 जो होता है ये मध्यम वर्ग खर्च करता है, और जो धनी वर्ग है ये करता है 50% जो होता है वो धनी वर्ग भोजन पे खर्च करता है। यही हम वस्त्र की बात करें तो वस्त्र जो है, वस्त्र और शिक्षा, वस्त्र के ऊपर निम्न वर्ग भी 18% खर्च करता है, मध्यम वर्ग भी 18 करता है, और धनी वर्ग भी 18 करता है एंजल के नियम के हिसाब से। और शिक्षा पर ये लोग निम्न वर्ग 5% खर्च करता है और ये मध्यम वर्ग 10% और जो धनी वर्ग होता है वो 15% खर्च करता है। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है वर्गों में बांट के कि जो निम्न वर्ग है उनकी जैसे जैसे आय होती है उसके हिसाब से वो भोजन, वस्त्र और शिक्षा पर खर्च करते हैं, धनी वर्ग इस हिसाब से करता है और मध्यम वर्ग इस हिसाब से करता है। इन्होंने ये सूची बनाई है। तो इनके हिसाब से इन्होंने कहा है कि एंजल नियम के अनुसार जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है उनका जो भोजन पर प्रतिशत है वो क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती है उनका जो भोजन पर प्रतिशत है वो क्या होता है, कम हो जाता है। 14 क्वेश्चन है किसी कर्मचारी को उसके कार्यस्थल से दिए जाने वाले मुफ्त आवास और वाहन की सुविधा इसके उदाहरण हैं। मतलब कोई व्यक्ति है, कोई कर्मचारी है, उसको वो उस स्थान पर कार्य कर रहा है, वहां से उसे क्या मिल रहा है, रहने की सुविधा मिल रही है और वाहन की सुविधा मिल रही है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं हमारे वास्तविक अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत। वास्तविक अप्रत्यक्ष आय क्या होती है, या तो हमें वो पैसे दे के प्राप्त होती है या फिर वस्तुओं सेवा के बदले में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कर्मचारी है जो काम कर रहा है, काम के बदले में उसको क्या मिल रहा है, रहने की सुविधा मिल रही है और वाहन की सुविधा मिल रही है। तो ये किस प्रकार की आय में आ जाएगा, हमारा वास्तविक अप्रत्यक्ष आय में आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। 15 है इस तरह के निवेश में पैसा और साथ ही प्राप्त ब्याज भी कर मुक्त होता है। मतलब किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जो हम करते हैं उसमें पैसे के साथ साथ हमें ब्याज भी नहीं देना पड़ता, उसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं होता, टैक्स फ्री होता है। क्या वो राष्ट्रीय बचत पत्र में होता है, सावधि जमा खाता में होता है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में होता है, सभी में। तो आप याद रखेंगे कि जो इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, एनएससी होती है, जिसमें किसी भी तरह का टैक्स नहीं होता और किसी भी तरह का हमारा इसमें ब्याज नहीं देनी होती, ये हमारा पैसा और साथ में टैक्स फ्री होता है। तो ये कौन सा होता है, राष्ट्रीय बचत पत्र। 16 क्वेश्चन है यह बचत की आम पद्धति है जो अंत में निवेश से बनती है। यह सेविंग की एक आम पद्धति है जो अंत में जाके निवेश में बनती है। तो ये कौन सी होती है बच्चों, ये होती है हमारी शेयर, जो हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो अंत में जाके निवेश के रूप में प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। 17 क्वेश्चन है बैंक खाते का वह प्रकार कौन सा है, बैंक खाते का पूछा है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता। मतलब जो हमने उसमें पैसा लगाया है, पैसा हमने डाला है, उस पर ब्याज नहीं दिया जाता। तो वो कौन सा होता है बच्चों, वो चालू खाता होता है। चालू खाता वो होता है जो चालू खाता जो होता है ये बिजनेसमैनों के लिए होता है, व्यापारियों के लिए होता है। वो इसमें कितनी बार भी पैसा डाल सकते हैं, कितनी बार भी निकाल सकते हैं, उनको किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है। ये हमारा सावधि अकाउंट हो गया, ये हमारा सेविंग अकाउंट हो गया। आवर्ती जो होता है ये हमारा आरडी होता है और सावधि जो होता है ये होती है हमारी एफडी।
ये हम मंथली करते हैं, ये हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ये हमारा सेविंग अकाउंट होता है जो नॉर्मली हम अपने बैंक में खुलवाते हैं। ये जो चालू खाता होता है, करंट अकाउंट जो होता है, ये व्यापारियों के लिए होता है, जो व्यापार करते हैं, जो दुकान वुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए होता है, और इस पे किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता। 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। यहाँ से बजट का प्रकार हमसे पूछा है कि जो नहीं है। तो देखो, एक तो बच्चों वास्तविक बजट होता है, आदर्श बजट भी होता है, औसत बजट भी होता है, पर असंतुलित बजट नहीं होता, संतुलित बजट हमारा होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, असंतुलित बजट। 19 है, मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से होता है। मानसिक आय, हमारी जो आय है वो 3 प्रकार की है। एक हमारी होती है मौद्रिक आय, एक होती है हमारी वास्तविक आय, और एक होती है हमारी मानसिक आय। मानसिक आय वो होती है जो हम किसी वस्तु सेवा के बदले हम खर्च तो हमने कर दिया, लेकिन खर्च करने के बाद जिससे हमें मस्तिष्क, हमारे दिमाग को संतुष्टि मिले, सेटिस्फेक्शन मिले खर्च करने के बाद, तो ये कौन सी होती है हमारी संतोष से। मानसिक आय का संबंध होता है हमारे संतोष से। मानो कि हमने कोई मार्केट गए हम, और हमें कोई 6-7 हजार का सूट पसंद आ गया और हमने वो खरीद लिया, ठीक है। घर आए और बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो अच्छा नहीं लग रहा, हमने अपने बजट से बाहर जाके, वो हमें वहाँ अच्छा लग रहा था, 6-7 हजार का परचेज कर लिया, पर जब हम अपने घर आए, हमने सबको दिखाया तो वो पसंद नहीं आया। तो वहाँ क्या हुआ, अब सब लोगों ने मना कर दिया, हमें तो बहुत पसंद था। घर आने के बाद क्या हुआ, हम अब उससे सेटिस्फाई नहीं है, हमारा जो मेंटल सेटिस्फेक्शन था अब वो खत्म हो गया, कि हमने पैसे भी खर्च किए पर हमें चीज अच्छी नहीं मिली और लोगों को वो पसंद नहीं आई। यही हम बात करें कि हम लाते, मतलब सेम चीज लाते 6-7 हजार की, और लोग उसको बोलते वाह वाह ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, आपने कहाँ से लिया, तो क्या होता, मतलब पैसा तो खर्च हुआ कोई बात नहीं, लेकिन उससे हमारे मेंटल सुकून मिलता, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता कि हाँ हमने जो पैसे खर्च किए हैं वो बिल्कुल सही जगह पर किए हैं, मतलब वर्थ है, वो लोगों को पसंद भी आया, तो वो हमारा एक मेंटली सुकून है, हमारे दिमाग को शांति मिली, हम सेटिस्फाई हुए, तो ये हमारा होता है मानसिक संतोष। तो मानसिक आय का संबंध किससे होता है, हमारे संतोष से, हमारे सेटिस्फैक्शन से, जिसे खर्च करके, जिसे पाके हम संतुष्ट हैं और हम सेटिस्फाई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 20 क्वेश्चन है, कौन सा चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है। तो बच्चों इसमें पूछा है कि कौन सा चेक है जो केवल बैंक खाते में जमा होता है। क्या रेखांकित चेक है, आदेश चेक है, विकृत चेक है, वाहक चेक है। तो बच्चों जो ये रेखांकित चेक होता है, इसमें बाईं तरफ दो ऐसे करके लाइन खींच दी जाती हैं, और जो इस प्रकार का चेक होता है वो केवल बैंक खाते में जाकर ही जमा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा रेखांकित चेक है जो केवल बैंक में जाकर ही जमा होता है। 21 क्वेश्चन है, मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है। जो मासिक वेतन होता है ये हमारा किसके अंतर्गत आता है। तो बच्चों ये आता है हमारा अप्रत्यक्ष आय, मतलब हम कोई भी किसी भी कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं, कोई कर्मचारी है वो किसी संस्था में काम कर रहा है, उसके बदले उसे क्या हो रहा है, हमें इनकम मिल रही है, मासिक आय मिल रही है। तो जो उसकी मासिक आय होगी वो हमारी होगी अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एक अच्छा बजट होता है, बच्चों एक अच्छा बजट वही है जिसमें क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिसमें हम परिवर्तन कर सकें, मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उसको बदल सकें। और जो बिल्कुल एकदम फिक्स होगा बजट, हम उसे ना हिला सके ना डुला सके, ज़रूरत पड़ने पे हम उसमें से यूज़ नहीं कर सकते, उसमें से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो वो बजट एक अच्छा बजट नहीं कहलाता। अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम उस तरह से अपना बजट बनाते हैं कि भविष्य में कोई भी समस्या आए, कोई भी ऐसा सिचुएशन आए जब हम उस पैसे को यूज कर सकें, तो वो होता है एक हमारा अच्छा बजट। तो एक अच्छे बजट का जो डेफिनेशन होती है कि एक अच्छा बजट क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऊपर नीचे कम ज्यादा करने की, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 23 है, वास्तविक आय को भी कहते हैं। तो बच्चों जो वास्तविक आय होती है इसे हम प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय दोनों कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय जो होती है ये हमारी क्या होती है, वास्तविक आय होती है। 24 क्वेश्चन है,
वित्त का प्रबंधन करने के लिए व्यवस्थित और एक अच्छी सावधानी पूर्वक सोची गई योजना को क्या कहा जाता है? वित्त का प्रबंधन करने के लिए एक व्यवस्थित मतलब योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई एक सावधानी पूर्वक सोची गई योजना को क्या कहा जाता है? तो बच्चों से क्या कहा जाता है? एक बजट कहा जाता है। मतलब ये इस तरह की प्लानिंग होती है कि इसमें हमारी सारी जरूरी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए, घर में परिवार के सदस्यों का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाए, हमारा जो उद्देश्य है वो भी प्राप्त हो, हम उसमें अपनी बचत का भी प्रावधान कर सकें। तो इस प्रकार का जो होता है ये होता है हमारा बजट, ये हमारे बजट के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। 25th क्वेश्चन है, मालिक की सेवा मजदूरी है जबकि बैंक मैनेजर की सेवा है। तो बच्चों माली की सेवा मजदूरी है और जबकि बैंक मैनेजर की सेवा क्या है? तो बच्चों जो माली, मैं आपको बताऊं कि ये जो सेवा होती है, अगर कोई शारीरिक रूप से काम कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो शारीरिक अपना फिजिकल रूप से काम कर रहा है, तो उसको बदले में उसको मिलेगी मजदूरी। और कोई व्यक्ति है जो मेंटली काम कर रहा है, एक चेयर पे बैठा है, ऑफिस में बैठा है, बैंक में है, टीचर है, कोई भी व्यक्ति है जो मेंटली वर्क कर रहा है, उसको मिलता है वेतन। तो आप याद रखेंगे, अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह काम कर रहा है जिसमें उसके शरीर का उपयोग हो रहा है, मतलब वो फिजिकली काम कर रहा है, तो उसमें उसको मिलता है मजदूरी। और अगर वो मानसिक रूप से काम कर रहा है तो उसे मिलता है वेतन। तो माली की सेवा जो होती है वो होती है मजदूरी, और जो एक बैंक मैनेजर करता है उसके बदले में मिलता है उसे वेतन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। 26 है, प्रेरणा के स्रोत या चरण में प्रथम चरण कौन सा है? तो ये जो मोटिवेशन होता है इसके 4 चरण होते हैं। सबसे पहले आता है आवश्यकता, उसके बाद आता है हमारा चालक, उसके बाद आता है हमारा प्रोद्बल या उद्दीपन, फिर आता है हमारे मोटिव्स यानी प्रेरक। ये 4 चरण होते हैं। पहला नीड हो गया, दूसरा ड्राइव हो गया, इंसेंटिव हो गया और प्रेरक हो गया हमारे ये मोटिव्स हो गए। तो प्रेरणा के जो प्रथम चरण होता है वो होता है हमारा आवश्यकता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आवश्यकता। 27 है, परिवार के लिए भोजन किस प्रकार की आवश्यकता है? जो परिवार के लिए भोजन है वो किस प्रकार की आवश्यकता है? क्या वह सुविधा है, आवश्यकता है, लचीला है, विलासिता है? तो जो भोजन होता है वो आवश्यकता होती है, परिवार की भोजन की आवश्यकता। 28 है, समस्या को देखना, हल करने का प्रयास करना तथा हल को सुंदरता में बना देना और देखने वाले को अपनी तरफ खींचने के गुण को क्या कहते हैं? मतलब समस्या को देखना, हल करने का प्रयास करना और हल को सुंदरता में बदलना और देखने वाले व्यक्ति जो सामने से देख रहा है उसको अपनी तरफ आकर्षित करना क्या कहलाता है? तो बच्चों ये कहलाता है गृह सज्जा। किसके अंतर्गत आता है? ये गृह सज्जा के अंतर्गत आता है कि समस्या को देखना, हल करने का प्रयास करना और हल को सुंदरता में बदलना तथा देखने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो गुण होता है वो किसका होता है? गृह सज्जा का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। रट के अनुसार कौन सा गृह सज्जा का उद्देश्य नहीं है? इसमें पूछा है, रट जो है उन्होंने गृह सज्जा के उद्देश्य बताए हैं, तो इसमें कौन सा नहीं है? सुंदरता, अभिव्यक्ति, मौलिकता, उपयोगिता। तो जो बच्चों नहीं है वो है मौलिकता, सुंदरता भी है, अभिव्यक्ति भी है, उपयोगिता भी है इनका उद्देश्य, और जो नहीं है वो है हमारा मौलिकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, मौलिकता। 30 है, गृह सज्जा में नवीनता लाने के लिए, नयापन लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका गलत है?
तो बच्चों वस्तु को हटा देना मतलब उसको चेंजमेंट करते रहना। जैसे ड्राइंग रूम है, यहाँ सोफा रखा है, यहाँ टेबल है, तो हम उसकी जगह परिवर्तित कर दें। जगह परिवर्तन करके हम उसको एक नया रूप दे सकते हैं। कुछ टाइम बाद, जैसे दिवाली हुई, मंथली हम चेंज करते रहते हैं चीज़ों की डायरेक्शन ना। कहीं टेबल यहाँ रख दी, सोफा यहाँ रख दिया, तो उससे क्या है, एक नयापन सा भी आ जाता है, क्योंकि हम देखते देखते एक ही चीज़ को बोर हो जाते हैं। उन्हें व्यवस्था कर देना मतलब एक चीज को हटा दो और उन्हें दोबारा अलग तरीके से व्यवस्थित कर दो, उनकी दोबारा से व्यवस्था बना दो। कमी को छुपा देना, लाइक कोई वॉल है खराब हो गई है, पेंट है वो खराब हो गया है, तो वहां क्या करा हमने, कोई सीनरी लगा दी, कोई वॉलपेपर लगा दिया, तो इस टाइप से क्या है, हमने कमी को छुपा दी। लेकिन नवीन वस्तु को खरीदना जो होता है, ये एक गलत तरीका होता है कि हम क्या है कि अपनी अपने घर में नई नई चीजों को खरीद के ला रहे हैं। उससे क्या होगा, हमारा बजट बिगड़ेगा। तो उन्हीं चीजों को मतलब कहते हैं ना होम मैनेजमेंट के कम से कम साधनों का उपयोग करके अपने अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति। तो ऐसा नहीं है कि हम नई नई चीजें खरीदें, नई नई चीजों से अपने घर को सजा लें, तो उससे क्या होगा, घर भले ही सुंदर लगे, उससे क्या होगा, हमारा बजट बिगड़ जाएगा। आपको क्या करना है, आपके घर में जितनी चीजें हैं उन्हीं से व्यवस्था में नयापन लाना, और एक ऐसा लाना कि जो उसमें कमी है वो भी छुप जाए, और जो उसकी व्यवस्था है उसमें भी नवीनता आ जाए। तो इस प्रकार से हमें अपने घर की व्यवस्था करनी है। तो इसका जो तरीका गलत है वो है कि नवीन वस्तुओं को खरीदना। 31 है, तस्वीर, कालीन, दरी, मूर्ति इत्यादि लगातार एक ही स्थान पर लगे रहते हैं, ठीक है। यदि इनमें से किसी वस्तु को हटा दिया जाए तो यह सजावट के किस तरह से संभव होगा। तो बच्चों ये एक चीज है, तस्वीर है, कालीन है, दरी है, मूर्ति है, ये लगातार एक ही लाइन में लगे हुए हैं, और इनको हम हटा दें, हटा देने के बाद उनको वो सजावट के किस तरीके से संभव है। तो उसमें क्या होगा कि वस्तु को हटा देना, मतलब वस्तु हमने हटा दी, किस तो वस्तु को हटा के उसको नवीन रूप दे देना, तो ये हो जाएगा वस्तु को हटा देना। इसका राइट आंसर क्या होगा, तस्वीर, कालीन, मूर्ति इत्यादि लगाकर एक ही स्थान पर लगे रहते हैं, इनमें से किसी वस्तु को हटा दिया जाए, हटा के उसको चेंज करके दूसरे तरह से उसे लगा दिया जाए, सजावट के किस तरीके से संभव है। तो संभव है वस्तु को हटा देने से, वस्तु को हटा दें और उसे नया रूप दे दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। कथन है, पृष्ठभूमि भरी हुई है तो टेबल पर रखा हुआ फूलदान फीका लगता है। बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो बेस है, हमारा जो आधार है, तल है, वो पूरी तरह से भरा हुआ है और उस पर हमने फूलदान रख दिया तो वो क्या होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वो फीका लगता है, वो दिखता ही नहीं है। सेकंड है, पृष्ठभूमि सादा होने पर फूलदान अच्छा व सुंदर दिखाई देता है। पृष्ठभूमि है हमारी, तला है, समतल भूमि है, और इस पर हम क्या करें, एक फूलदान अच्छा सा सुंदर सा लगा दें, तो वो क्या होगा, वो जगह जो होगी बहुत सुंदर दिखाई होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, दोनों सही है ये कथन, कि पृष्ठभूमि अगर भरी हुई है तो उस पर फूलदान का कोई मतलब ही नहीं है, वो दिखेगा ही नहीं। और अगर पृष्ठभूमि सादा है, उस पर हम फूलदान रख दें तो एक रौनक सी आ जाएगी, चमक सी आ जाएगी, बहुत अट्रैक्टिव सा वो आकर्षक बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ये सही है कथन। दर्पण, कांच, खुली अलमारी लगवाने से कमरे का जो आकार है कैसा प्रतीत होता है। मतलब कमरे में दर्पण लगवा दें, कांच, खुली अलमारी लगवा दें, उसके बाद जो है कमरे का आकार कैसा प्रतीत होता है। ये सब लगवाने के बाद जो कमरे का आकार है वो बड़ा प्रतीत होता है। इन सब का प्रयोग होने के बाद कमरे का जो आकार है वो बड़ा दिखने लगता है। 34 है, सजावट को देखकर किसी भी व्यक्ति विशेष से उसके परिवार की किन बातों को जाना जाता है। मतलब जो भी हम अपने घर में सजावट करते हैं, जो भी हम व्यवस्था करते हैं, बाहर से आने वाला व्यक्ति जब हमारे घर में एंट्री करता है, हमारे घर का मैनेजमेंट देखता है, हमने चीज़ों को किस तरह से व्यवस्थित किया गया है, तो सबसे पहले उस पर किस बात का प्रभाव पड़ेगा जब वो हमारे घर की चीज़ों को देखेगा। व्यक्तित्व का पड़ेगा, स्तर का पड़ेगा, दोनों का पड़ेगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का पड़ता है। हमारी घर की सजावट, हमारे घर का मैनेजमेंट, हमारे घर की व्यवस्था को देखकर सामने वाले व्यक्ति को हमारे व्यक्तित्व और हमारे स्तर, हमारे स्टैंडर्ड का पता चलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों।
35 है, कला का ज्ञान होने से घर की उपयोगी वस्तुओं को किस ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता है। अगर हमें कला का ज्ञान है, हमें पता है कि हमें चीजें किस अनुपात में, किस संतुलन में लगानी है, किन रंगों का प्रयोग करना है, किन कमियों को छुपाना है, किस तरह से हम पुनर्व्यवस्था बना सकते हैं, किस तरह से हम नवीन रूप ला सकते हैं, अगर इन सभी बातों का हमें ज्ञान है तो हम तो इस किस ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता है, आरामदेह, सौंदर्यात्मक या दोनों। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, कि कला का ज्ञान होने से घर की उपयोगी वस्तुओं को हम आरामदेह और सौंदर्यात्मक दोनों तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कला का तत्व नहीं है। तो आपको पता है कि बच्चों कला के जो तत्व होते हैं वो 7 होते हैं, और हमने आपको याद भी कराए हैं। कौन से होते हैं? रेयान, रंग, प्रथा, ये हमारे कला के तत्व हैं 7। तो इसमें हमारा रेखा आता है, आकार आता है, नमूना आता है, रंग आता है, प्रकाश आता है, पोत आता है, और क्या आता है? रिक्त स्थान। ये हमारे कला के तत्व हैं। 1 2 3 4 हमारे ये कला के तत्व हो गए। अब इसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कला का तत्व नहीं है। तो देखो, रंग भी है, रेखा भी है, आकार भी है, क्या नहीं है? सौंदर्य। ये हमारा कला का तत्व नहीं है। रंग, रेखा, आकार, ये तीनों हमारे कला के तत्व के अंतर्गत आते हैं। 37 है, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। पूछा है जो ये लाइन है ये कितने प्रकार की होती हैं। तो रेखाएं बच्चों 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है लंबवत, एक होती है समतल, एक होती है तिरछी, स्लैंटिंग लाइंस, और एक होती है हमारी वृत्ताकार, कर्व वाली लाइन है। ये हो गई हमारी वृत्ताकार। तो रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं? रेखाएं हमारी 4 प्रकार की होती हैं। लंबवत होती हैं, समतल होती हैं, तिरछी होती हैं और वृत्ताकार होती हैं। ये रेखाएं हमारी कितनी हो गई? 4 प्रकार की होती हैं। 38 है, यदि मेज की डिजाइन गोल है, यदि मेज की डिजाइन गोल है तो उस पर लगने वाले कवर पर किस रेखा का प्रयोग किया जाएगा। अगर हमारी जो मेज की डिजाइन है वो गोल है तो उस पर किस रेखा का प्रयोग किया जाएगा? लंबवत का किया जाएगा, समतल का, त्रिछी का, वृत्त का। अगर हमारी टेबल गोल है तो जो उसमें कवर का यूज करेंगे रेखाओं का, वो करेंगे हम वृत्त, वृत्ताकार, कर्वी लाइनों का ही यूज करेंगे, तभी वो टेबल का कवर अच्छा लगेगा। 2 लंबवत एवं 2 सामने की समतल रेखा बराबर हो तो उसे कहते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 2 लंबवत और 2 समतल रेखाएं बराबर हो तो उसे कहते हैं। 2 लंबवत रेखाएं हैं और 2 समतल रेखाएं हैं तो क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम कहेंगे आयताकार। क्या बन गया? ये आयता बन गया ना। 2 लंबवत और 2 समतल रेखाएं से क्या बना? आयत। तो ये हो जाएगा हमारा आयतकार। तो राइट आंसर हमारा ए, आयतकार। आकार कितने प्रकार के होते हैं? पूछा है जो आकार है, शेप है, ये कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों ये 6 प्रकार की होती है। सबसे पहले हमारा वर्ग आता है, आयत आता है, त्रिभुज होता है, वृत्त होता है, पंचकोण होता है, और क्या होता है? षटकोण होता है। ये हमारे हैं आकार के प्रकार। ठीक है, 6 प्रकार के हमारे क्या हो गए? ये आकार के प्रकार हो गए। वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, पंचकोण, षटकोण, ये हमारे आकार के प्रकार हैं। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक नमूने का प्रकार नहीं है? प्राकृतिक नमूना देखो बच्चों क्या होते हैं? पेड़ है, प्राकृतिक नमूना है, झरना प्राकृतिक नेचर का ही है, और फूल भी हमारे प्राकृतिक हैं। जो प्राकृतिक नमूने के अंतर्गत नहीं आएगा वो है फूलदान, वास जो होता है, ये हमारे क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं, तो ये प्राकृतिक के अंतर्गत नहीं आते।
42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बनावट का भाग नहीं है। बनावट से मतलब होता है बच्चों टेक्सचर। बनावट से मतलब है उसका टेक्सचर। जैसे हम किसी वस्तु को छू के पता कर लें कि ये खुरदरी है, चिकनी है या रोएदार है, उससे हमें बनावट का पता चलता है। तो देखो खुरदरापन, ये इसका टेक्सचर हो गया कि हमने वस्तु को छुआ, उसे फील करा, तो वो कैसी है, खुरदरापन है उसमें। और ये है रबड़, रबड़ के समान, रबड़ के समान है, तो हम उसे जब छुएंगे तो फील कर सकते हैं कि हाँ रबड़ के समान है। कोमलता का भी हम आराम से पता कर सकते हैं उसकी बनावट से, लेकिन हम आकार का नहीं पता कर सकते हैं, ये बनावट का भाग नहीं है। बनावट के भाग में वो चीजें आती हैं जिन्हें हम छू के फील करके समझ सकें कि चिकनी है, खुरदुरी है, रबड़ जैसी है या प्लास्टिक जैसी है, जिससे हम छू के फील हो जाए उसके टेक्सचर का कि वो किस प्रकार से बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं में हमसे पूछा था कि नहीं है भाग, तो वो है आकार। 43 है, खुला या रिक्त स्थान कमरे में किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। कमरा बहुत ज्यादा खुला खुला है और रिक्त स्थान है, मतलब जगह जगह उसमें बैलेंसिंग से चीजें लगी हुई नहीं, एकदम भरा हुआ है। अगर ऐसे खुले खुली जगह पर हम बैठ जाएं तो हमें कैसा फील होता है, शांति सा फील होता है, प्रसन्नता भी होती है ऐसी चीजों को देख के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों, कि अगर रूम में खुलापन है, रिक्त स्थान है, चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से लगाई हुई है, मैनेज करके लगाई हुई है, ऐसा नहीं है कि भर दिया है उसमें जगह ही नहीं है, या निकल के जा रहे हैं तो हम टकरा रहे हैं चीज़ों से। तो जो ऐसे जो रूम होते हैं उनसे हमें कैसा फील होता है, तो उससे हमें शांति मिलती है और प्रसन्नता मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। 44 है, सजावट के दृष्टिकोण से एक अच्छे आकार के लिए किस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों अगर हम सजावट के दृष्टिकोण से देखें तो हम किस तरह के पदार्थों का प्रयोग करते हैं। हम प्लास्टिक का भी करते हैं, धातु का भी करते हैं और लकड़ी का भी करते हैं। सजावट की दृष्टि से हम इन चारों चीज़ों का प्रयोग करते हैं अपनी गृह सज्जा में, अपने घर को व्यवस्थित, सुचारू, अच्छा बनाने के लिए। 45 है, रंग का मुख्य स्रोत है। बच्चों यहाँ रंग का मुख्य स्रोत पूछा है। फर्स्ट दिया है हवा है, सूर्य है, प्रकाश है या सभी है। तो जो रंग का मुख्य स्रोत होता है वो होता है हमारा प्रकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश। 46 है, कुछ रंग प्राकृतिक अवस्था में होते हैं, वे कहलाते हैं, इन्हें बनाया नहीं जा सकता। कुछ रंग ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं, इन्हें हम किसी दूसरे कलर को मिला के नहीं बना सकते। तो ऐसे जो रंग होते हैं वो कहलाते हैं हमारे प्राथमिक रंग। और ये कौन से होते हैं, लाल होता है, पीला होता है और होता है नीला। लाल, पीला, नीला, ये जो तीन रंग होते हैं ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, इन्हें हम किसी अन्य रंग को मिला के नहीं बना सकते। ये हमारे हो गए प्राथमिक रंग। रंगों के बराबर मेल से जो रंग बनता है उसे कहते हैं, मतलब हमने प्राथमिक रंग ले लिया, उसके साथ एक और रंग मिला दिया, तो वो उससे क्या बना, ये कौन से रंग हमारे कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे द्वितीयक रंग। जैसे मानो कि लाल प्लस पीला हमने मिला दिया बराबर मात्रा में, तो क्या बन जाएगा, संतरी, ऑरेंज कलर इससे बन जाता है। दोनों को अगर हम बराबर मात्रा में मिला दें और तो कौन सा कलर बन के आएगा, ऑरेंज कलर बन के आएगा, और ये जो रंग होगा वो कहलाएगा द्वितीयक रंग। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रंगों का गुण नहीं है। तो बच्चों रंगों के गुण की बात कही है। ये जो प्रकाश होता है, देखो ये प्रकाश रंगों का स्रोत होता है, सोर्स होता है। और जो रंगों के गुण हैं वो ह्यू होता है, मूल्य होता है, क्रोमा होता है। ये जो ह्यू होता है ये हमें रंग का गर्मपन और ठंडपन का पता चलता है। ह्यू से रंगों के नाम ये हमें ह्यू के द्वारा ही पता चलते हैं। मूल्य जो होते हैं इससे कलर की वैल्यू का पता चलता है, इससे हमें कलर का गहरापन और हल्कापन पता चलता है। क्रोमा जो होता है ये कलर की चमक को बताते हैं, चमक एंड डलनेस जो होती है वो हमें
क्रोमा के द्वारा पता चलती है। तो जो रंग के कलर के गुण होते हैं वो हमारा ह्यू होता है, रंगों के नाम आते हैं इसमें। इसमें कलर गर्म है, ठंडा, ये हमें ह्यू के द्वारा पता चलता है। मूल्य के द्वारा कलर की वैल्यू का पता चलता है, उसके हल्कापन, गहरेपन का पता चलता है। क्रोमा तीव्रता से हमें कलर की चमक और डलनेस का, मंदनेस का पता चलता है। ये इसके हो गए रंगों के गुण। जो नहीं है वो है प्रकाश। प्रकाश जो होता है वो स्रोत होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफेद रंग का मूल्य शून्य होता है। बिल्कुल सही बात है, आप याद रखिए। जो सफेद रंग होता है, व्हाइट कलर जो होता है, इसका जो मूल्य होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो शून्य होती है। और काले रंग का मूल्य सबसे अधिक होता है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है कि व्हाइट जो कलर है इसका वैल्यू जो होती है वो शून्य होती है, लेकिन जो ब्लैक कलर की जो वैल्यू होती है वो सबसे अधिक होती है। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा सी, दोनों ही एकदम राइट आंसर है। 50 क्वेश्चन है, कला के कितने सिद्धांत हैं? बच्चों पूछा है कला के कितने सिद्धांत हैं। पिछले क्वेश्चन में हमसे कला के तत्व पूछा था। कला के तत्व पूछेंगे तो हम बताएंगे 7, और सिद्धांत पूछेंगे तो हम बताएंगे कला के जो सिद्धांत हैं वो 5 होते हैं। और ये पांचों हमने आपको याद कराए हैं असबल से। असबल इसके सिद्धांत को याद करने का कोड है। आ से है हमारा अनुपात, सा से है हमारा संतुलन, और सा से ही है हमारा समरूपता, बा से है बल, और ला से है लय। ये हमारे 5 जो होते हैं ये हमारे कला के सिद्धांत होते हैं। संख्या में हमसे पूछा था तो हम बता देंगे कला के 5 सिद्धांत होते हैं। असबल इसका कोड है जिससे हम याद रखेंगे। अनुपात, संतुलन, समरूपता, बल और लय, ये पांचों हो गए हमारे कला के सिद्धांत। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू, आप हमारे साथ डेली प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, और कल मिलते हैं कुछ और नए प्रश्नों के साथ।